अब हम आते हैं इसके सेक्शन नंबर 37 के ऊपर। इसको हम क्लॉज वाइज रीड करते हैं। इसका क्लॉज 1 ये बोलता है, वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स लेस देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, द बायर मे रिजेक्ट देम, बट इफ द बायर एक्सेप्ट्स द गुड्स सो डिलीवर्ड ही शैल पे फॉर देम एट द कॉन्ट्रैक्ट रेट। यानी कि सपोज ए ने बी से 100 टॉयज मांगे हैं, लेकिन बी क्या करता है, सिर्फ 80 टॉयज ही भेज पाता है। तो यहाँ पे ए के पास क्या क्या राइट है, ए के पास ये राइट है यहाँ पे कि ये 80 टॉयज की जो डिलीवरी है इसको पूरी की पूरी तरह वो रिजेक्ट कर दे, एक भी टॉय बी से ना ले वो। या फिर ए ये भी कर सकता है कि 80 टॉयज वो एक्सेप्ट कर ले और जो कॉन्ट्रैक्ट का रेट था उस रेट के बेसिस पे वो पैसे दे दे बी को। तो ये हमारा क्लॉज 1 बोलता है। अब हम आते हैं इससे क्लॉज नंबर 2 के ऊपर। इसको भी हम समझते हैं। सपोज ए ने बी से 100 टॉयज मांगे थे, लेकिन बी ने 120 टॉयज डिलीवर कर दिए। यहाँ पे ए के पास 3 राइट्स हैं। या तो वो ये कर सकता है कि इस पूरे के पूरे टॉयज की कंसाइनमेंट को रिजेक्ट कर सकता है, वो बी को ये बोलेगा कि मेरे को एक भी टॉय नहीं चाहिए, दिस इज वैलिड। वो ये भी कर सकता है यहाँ पे सेकेंडली कि सिर्फ 100 टॉयज जो उसने मांगे थे बी से उसके पैसे बी को दे वो, और बाकी 20 टॉयज जो है वो वापस करवा दे। ओके। थर्डली वो ये भी कर सकता है कि 120 टॉयज उसने बेचे हैं तो 120 टॉयज को वो एक्सेप्ट कर ले और 120 टॉयज के पैसे वो बी को दे। तो ये 3 चीजें ए कर सकता है। इसका हम थर्ड देखते हैं। अब थर्ड का भी एग्जाम्पल हम पकड़ते हैं, एकदम एक्यूरेट एग्जाम्पल होगा इसका भी। सपोज ए ने बी से 100 लीटर्स ऑफ सनफ्लावर ऑयल मांगा है, बट बी ने क्या किया है, 90 लीटर्स ऑफ सनफ्लावर ऑयल भेजा है और साथ में 10 लीटर्स ऑफ कोकोनट ऑयल भेजा है। यहाँ पे ये क्या कर सकता है, ये बोलेगा कि मेरे को सिर्फ 90 लीटर ऑफ सनफ्लावर ऑयल चाहिए, जो 10 लीटर कोकोनट ऑयल है या वापस ले लो। ये चीज कर सकता है। सेकेंडली ये भी कर सकता है कि पूरे का पूरा जो ऑयल भेजा है इसने बी ने, सबका सारे के सारे ऑयल का वो रिजेक्शन कर दे, यानी 1 लीटर ऑयल भी ना ले। ओके। थर्डली वो ये भी कर सकता है कि इस पूरे जो ऑयल बी ने भेजा है इसको वो एक्सेप्ट कर ले, यानी 90 लीटर सनफ्लावर ऑयल प्लस 10 लीटर्स ऑफ कोकोनट ऑयल वो खरीद ले बी से। तो यही चीज हमको सेक्शन नंबर 37 में समझनी है। प्रीलिम्स में इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकते, दैट्स व्हाट आई थिंक, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया है देन आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो सेक्शन नंबर 37 में से। ओके। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 38 के ऊपर। एक सिंपल सी बात बोलता है कि सपोज एक सेलर है, ओहो, एंड बी इज अ बायर। तो ये बोलता है कि जो बायर है हमारे बी, उनको जो डिलीवरी है वो पार्ट डिलीवरी लेने की जरूरत नहीं है। बी का ये राइट है कि वो ए को बोलेगा कि मेरे को पूरी की पूरी डिलीवरी जो है एक साथ चाहिए, ऐसा नहीं कि आज डिलीवरी आज आ रही है आज डिलीवरी कल आ रही है। ओके। तो वो इस चीज को रिफ्यूज कर सकता है। ओके। लेकिन सेकंड इसका ये बोलता है कि अगर डिलीवरी इंस्टॉलमेंट्स में होनी है, डिलीवरी इंस्टॉलमेंट्स में अगर होनी है, सपोज ऐसा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि सेलर 10 kgs वीट भेजेगा 20 जुलाई को और बाकी की 10 kgs वीट वो भेजेगा 20 अगस्त को। इनके बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। अगर यहाँ पे जो ए है हमारे वो सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं भेजते हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं भेजते हैं, तो फिर दैट विल बी अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड जो भी कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी वगैरह मेंशन्ड होगी वो ए को पे करनी पड़ेगी टू बी। ओके। तो इंस्टॉलमेंट्स में भी डिलीवरी हो सकती है, बट इस चीज के लिए स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इंस्टॉलमेंट्स के लिए तो फिर जो हमारे बायर है बी
वो इंस्टॉलमेंट्स पर डिलीवरी को रिफ्यूज कर सकते हैं। वो ये बोल सकते हैं को कि पूरी की पूरी डिलीवरी मेरे को एक बार में चाहिए। ओके, तो ये हमारा सेक्शन 38 बोलता है। अब हम आते सेक्शन नंबर 39 के ऊपर। सेक्शन 39 एक सिंपल सी बात बोलता है कि सपोज ए सेलर है, बी बायर है। ए के पास कुछ सामान रखा हुआ है जो कि बी ने ऑर्डर किया है। अब इस सामान को ए ने क्या किया है, शिप कर दिया है सी को। सी की एक शिपिंग कंपनी है जो कि गुड्स एक जगह से दूसरी जगह में लेके जाती है। अब ए ने जैसे ही इन गुड्स को सी को दे दिया टू शिप टू बी, उसी टाइम ये माना जाएगा कि अब जो प्रॉपर्टी है वो बी को ट्रांसफर हो चुकी है। ओके, अब यहाँ पे जो सेलर हैं इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इन गुड्स के लिए। ओके, लेकिन क्लॉज 2 हमारा इसका एक्सेप्शन की बात करता है कि अगर सपोज ये जो गुड्स हैं जो ये भेज रहा है ये बहुत फ्रेजाइल हैं, ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और इनको एक स्पेशल केयर में रखना पड़ेगा। अगर ए ने जो हमारे जो शिपिंग कंपनी है सी, उनको ये चीज़ के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया कि ये गुड्स को आपको फ्रिज में रखना है सपोज, और उसको फ्रिज से बाहर आपको 1 सेकंड के लिए भी नहीं निकालना है। अगर सी को उन्होंने ये चीज़ के बारे में नहीं बताया और गुड्स खराब हो जाते हैं, इन दैट केस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेलर की ही बनी रहेगी। ओके, तो कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं तो सेलर को शिपिंग कंपनी को बतानी पड़ेगी। वो अगर नहीं बताती है देन बायर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। ओके, थर्ड इसका ये बोलता है कि अगर अगर जो गुड्स ए भेज रहे हैं उनकी इंश्योरेंस करवानी है तो इन दैट केस इंश्योरेंस का नोटिस बी को देना पड़ेगा। ए विल हैव टू इन्फॉर्म बी कि इन गुड्स के आप इंश्योरेंस करवा लो। अगर उसने इस चीज़ के बारे में बी को नहीं बताया और गुड्स खराब हो जाते हैं, शिपिंग के दौरान गुड्स खराब हो जाते हैं, इन दैट केस ए विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड्स। जो खराब हुए हैं उसके जो लॉस है वो ए लेगा। ओके, अब हम आते सेक्शन नंबर 40 के ऊपर। एक सिंपल सी बात बोलता है कि हमारे सेलर अगर जो गुड्स हैं उनको बायर को भिजवा रहे हैं अपने रिस्क के ऊपर, इन दैट केस उस प्रॉपर्टी में अगर कोई भी नुकसान हो जाता है ड्यूरिंग ट्रांजिट तो कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, बायर ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। बिकॉज हमने पढ़ा था जो जनरल रूल है वो ये है कि बायर को सेलर की दुकान में आना पड़ेगा और वहां से उसको गुड्स को लेके जाना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर सेलर भिजवा रहे हैं गुड्स को टू द बायर, इन दैट केस अगर गुड्स में कोई भी दिक्कत आ जाती है तो फिर बायर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, तो यही हमारा सेक्शन नंबर 40 बोलता है। अब हम आते हैं 41 के ऊपर। सेक्शन 41 एक सिंपल सी बात बोलता है कि जो भी गुड्स आप बायर को भिजवा रहे हो तो बायर को ये राइट मिलता है कि वो उन गुड्स को अच्छे से एग्जामिन कर सके। ये जो प्रिविलेज है ये बायर को मिलना चाहिए। सपोज ए 100 kgs ऑफ वीट भिजवाता है बायर बी को, तो सेक्शन 41 ये बोलता है कि यहाँ पे बी को पूरे का पूरा एक राइट मिलना चाहिए कि वो उन गुड्स को एग्जामिन कर सके, देख सके कि उसमें से कोई वीट खराब तो नहीं है। अगर ये राइट बी को नहीं मिलता है तो फिर जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है हमारी वो नहीं हो पाएगी, इट विल नॉट बी डन, और डिलीवरी फिर पूरी नहीं मानी जाएगी। ओके, तो यही हमारा सेक्शन 41 बोलता है। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 42 के ऊपर। ये बात करते हैं एक्सेप्टेंस की, यानी कि जो बायर है वो किस किस वे में अपने एक्सेप्टेंस को दिखा सकता है। एक तो एक्सप्लिसिट वे ही है कि सपोज हमारे बायर है वो सीधे सीधा ये बोल दे कि जो प्रॉपर्टी है मैं खरीदना चाहता हूँ, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, सीधा मुंह पे उनको ये चीज़ बोल दो। या फिर ये भी हो सकता है कि बी क्या करता है, वो 50 चेयर्स जो है वो ए से ए की दुकान से लेके आ जाता है, फिर आगे जाके उसको बेच देता है सी को। यहाँ पे बी ने ऐसा अभी तक कुछ नहीं बोला था कि मेरे को इन चीज़ों को खरीदना है या फिर नहीं खरीदना है, लेकिन बी वो 50 चेयर्स लेके जाता है अपने घर में जस्ट टू चेक कि वो ठीक है या फिर नहीं है।
अब जैसे ही उसने सी को इन शेयर्स को बेच दिया, तब हम कोई चीज़ हम मान लेंगे कि जो प्रॉपर्टी है बी ने एक्सेप्ट कर ली थी फ्रॉम ए, और बी ने चीज एक्सेप्ट कर ली थी कि ए इज नो लॉन्गर द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज तभी तो वो सी को बेच रहे हैं। जैसे ही बी ने ये चीज एज्यूम कर ली कि प्रॉपर्टी अब ये मेरी है, ये राइट्स इस प्रॉपर्टी के मेरे पास है, तभी तो उसने सी को बेची है। एंड दैट इज वाई हम यहाँ पे ये चीज एग्जामिन कर सकते हैं कि बी हैज एक्चुअली परचेज दिस 50 शेयर्स फ्रॉम ए। ओके, तो यही हमारा सेक्शन 42 बोलता है। इसको हम रीड करते हैं। The buyer is deemed to have accepted the goods when he intimates to the seller that he has accepted them. ये तो सिंपल सी बात है, जैसे आप उसको इन्फॉर्मेशन दे दोगे प्रॉपर्टी बिक जाएगी। और when the goods have been delivered to him and he does any act in relation to them which is inconsistent with the ownership of the seller, यानी कि जैसे ही बी ने सी को ये चेयर्स बेची हैं, तब उसको ये चीज श्योर है कि आज से प्रॉपर्टी मेरी है, तभी तो उसने प्रॉपर्टी बेची है। ओके, तो यहाँ पे जैसे उसने एक्ट किया है, हम मान लेंगे that he has actually accepted these shares from A. और when, इसका हम आगे बढ़ रहे हैं अब, और when the lapse of a reasonable time he retains the goods without intimating the seller that he has rejected them. अब सपोज B चेयर्स लेके आए हैं घर पे और 2-3 महीने तक उसने A को इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है। अब यहाँ पे रीजनेबल टाइम निकल चुका है एंड नाउ हम ये मान लेंगे कि बी ने इन शेयर्स को ए से खरीद लिए और बी को पूरे के पूरे पैसे देने पड़ेंगे टू ए। सेक्शन 43 सिंपल सी बात बोलता है कि सपोज ए ने बी को 100 लीटर्स ऑफ शैम्पू भेजा है टू टेस्ट, और उसको बोला है कि अगर आपको पसंद आए तो मेरे को वापस भेज देना, और पसंद आए तो इसके पैसे मेरे को भेज देना। ओके, बी क्या करते हैं, उसने एक दिन थोड़ा सा शैम्पू यूज किया और उसने ए को बोला कि शैम्पू मेरे को पसंद नहीं आया है, इसको वापस लेके आप चले जाओ। अब यहाँ पे ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो खुद अपने बंदे भेजे और वो शैम्पू को लेके आए। बी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी यहाँ पे कि वो शैम्पू को अपने खर्चे से ए को भिजवाए। ओके, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 43 बोलता है कि बी को सिर्फ उसको बताना है ए को कि ये मेरे को रिजेक्ट करता हूँ मैं इन गुड्स को, मेरे को ये चीज नहीं चाहिए। बस इतनी सी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे बी की। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 44 के ऊपर। ये बोलता है लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसका भी हम एग्जांपल समझते हैं। सपोज बी एक बायर है, उन्होंने बोला है कि ए आपके दुकान में जो टेबल पड़ा हुआ है इसको मैं 20th जैन तक आपके दुकान से लेके चले जाऊंगा। ओके, 20th जैन को डिलीवरी होनी थी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो चुका है हमारा 18th जैन को। अब 20 जनवरी से बात ही है, तब हमारे बी बोलते हैं ए को कि आज तो मैं घर पे नहीं हूं, आज मैं इसकी डिलीवरी नहीं ले सकता हूं। अब सपोज 21 जनवरी को अर्थक्वेक आ जाता है और वो टेबल खराब हो जाती है। अब यहाँ पे कौन उस चीज का लॉस बेयर करेगा? इन दिस केस जो सेलर हैं वो लॉस बियर नहीं करेंगे, जो बायर है हमारे बी ही विल बियर द लॉस बिकॉज उसकी वजह से डिलीवरी में डिले आया है, और दैट इज व्हाई बी विल हैव टू बियर दिस लॉस। ओके, सेक्शन 44 ये भी बोलता है कि अगर बी ने जो हमारे सेलर है ए, इन्होंने कुछ खर्चा किए है उस टेबल को अपनी दुकान में रखने के लिए, तो वो खर्चे का भी बी को पैसे देने पड़ेंगे बिकॉज प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी बिक चुकी थी। अब बी की गलती की वजह से प्रॉपर्टी स्टिल ए की दुकान में पड़ी हुई है, तो उसकी मेंटेनेंस का, उसको रखने का जो खर्चा है वो बी को देना पड़ेगा टू ए।